गुड मॉर्निंग। और चलिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा ए कुमार सर को, जिन्होंने मुझे ये मार्कर का गिफ्ट किया है और गार्ड साहब ने मुझे लाके दिया ये मार्कर। चलिए ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम लोग कहाँ थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, हिंदी में लिखूं तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यता तो बहुत बड़ी थी और हम इसको एक या दो लेक्चर में ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं या जिस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे उस तरह की पूरी डिस्कशन जो है मैं इस सेशन में करूँगा। इससे पहले एक और सेशन हो चुका है, तो उस सेशन को भी आप ज़रूर देख लें। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, या ऊपर आई बटन जो दिखेगा ना, या वहाँ दिख जाएगा, या वीडियो के अंत में जो आता है सजेशंस में आपको मैं वो दिखा दूंगा। तो देखो, बातचीत नहीं बेटा, तो देखो मैं सीधी सी बात आके चलता हूँ कि इतनी सारी बात हो गई, तो अब ये बात होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो युग था, ठीक है, ये कौन सा था युग, है ना, ये कौन से युग में पड़ता था, है ना। हम सिंधु घाटी सभ्यता के युग के ऊपर में बात करें तो ये पड़ता है, या किस काल में पड़ता है, ठीक है ना, किस युग में पड़ता है या किस काल में पड़ता है, तो ये आद्य ऐतिहासिक में पड़ता है। किस में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ठीक है। और इसमें जो है अगर हम लोग देखें कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं इसको, है ना, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड इंग्लिश में इसको बोलेंगे। मैं एक चीज़ बता दूं कि उस समय की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मिले हैं लिखे हुए कोई साक्ष्य, उसको पढ़े नहीं जा सके हैं, उनको डिकोड नहीं किया जा सका है। तो अब हम लोग और इस पे आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में इतनी सारी चीज़ें तो थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता में अब कुओं के अवशेष कहाँ मिले हैं? जैसे कुआं, ठीक है ना, कि भाई बहुत सारे कुआं था। हम लोग जानते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज़बरदस्त थी, टाउन प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त थी। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता से आधुनिक सभ्यता क्या सीख सकती है। तो देखिए, आधुनिक सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से काफ़ी कुछ सीख सकती है। जैसे उस समय का सोशल फैब्रिक देखें, उस समय का सामाजिक ढांचा देखें, तो एक सामाजिक समरसता थी। जातिगत विभेदन का अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, गुलाम बना के रखने का कोई साक्ष्य नहीं है। और इसके अलावा पंडित पुरोहित तो होते नहीं थे, कोई धार्मिक कोई बड़ा स्थल नहीं था। इसके अलावा आजकल तो इस युग में हम लोग धर्म के नाम पर ही ज़्यादातर लड़ाइयाँ देख रहे हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से हम आज सीख सकते हैं कि धर्म के नाम पर नहीं लड़ना है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखिए जो जल प्रबंधन की प्रणाली थी ना, वो ज़बरदस्त थी। यानी कि नालियाँ जो थी वो पक्की होती थी, और नाली इतना बड़ा होता था कि उसमें कभी भी ऐसा सिस्टम ही नहीं था कि कोई पानी जाम हो जाए जा करके। तो वो बहुत समस्या थी। अब तो हम बरसात में देखते हैं कि अपने घरों से बाहर निकलते ही वो पानी, और वो कहीं पानी का निकास नहीं, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी। और जो चीज़ हम देखते हैं वहाँ पर कि टाउन प्लानिंग में कि दरवाजे और खिड़की और दरवाजे शहर के तरफ, मेन मुख्य सड़क के तरफ नहीं खुलती थी, पीछे की तरफ खुलती थी, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं था। खैर बहुत सारी चीज़ें थी, तो हम लोग उसको छोड़ते हैं कि कुओं के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो में, है ना, मोहनजोदारो भी पढ़ लें, क्या दिक्कत है, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। कुओं के अवशेष कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो खोज से, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, ठीक है ना। इसमें खोज में 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि वो दोनों भारतीय कौन है ना। ये दोनों भारतीय जो हैं वो कौन है जिनका नाम जुड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ये दोनों भारतीय कौन है? तो एक तो दयाराम साहनी, और दूसरे कौन से हैं? राखाल दास बनर्जी, ठीक है, राखाल
दास बनर्जी, इन दोनों का जो है नाम जुड़ा हुआ है किनसे? इस खोज से, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से। और हम लोग देखते हैं कि रंगपुर एक जगह है जहाँ पर हड़प्पा कालीन सभ्यता के समकक्ष एक सभ्यता मिली है, रंगपुर। ठीक है, रंगपुर कहाँ पर है? रंगपुर, ये हमें बताना है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ पर है। बस हो गया, इतना ही है ना। रंगपुर जो है, रंगपुर में हड़प्पा की समकालीन सभ्यता जो थी वो कहाँ पर है? तो ये है सौराष्ट्र में। कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। देखिए, किसी अच्छे स्टूडेंट ने मुझे बोला है सेट लाने के लिए कि सेट लेकर के मैं आऊँ, तो मैं 15 दिन में वो जो है ना एक 150 क्वेश्चंस का सेट लेकर के आऊँगा बीपीएससी के लिए, और 50 सेट में सारे क्वेश्चंस को कवर कर लूँगा। बाकी मैं टॉपिक वाइज जो है जो क्लास ले रहा हूँ, यहाँ जो लोग पढ़ेंगे उनको मैक्सिमम फ़ायदा होगा। ठीक है, तो देखिए, इसके अलावा हम लोग देखें कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। ठीक है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक खुदाई जो हुई थी उसके प्रभारी कौन थे, है ना। हड़प्पा मोहनजोदड़ो लिखते भी जाना है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई, ठीक है ना, जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की, उसके प्रभारी कौन थे? खुदाई प्रभारी लिख देता हूँ मैं ना, खुदाई के प्रभारी। ठीक है भाई, अंग्रेज़ लोग हैं ना, वो हर काम एक सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, बहुत तरीके से, हर चीज़ एकदम सिस्टम बना के करते हैं। तो ये कौन थे? तो ये प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल जो है इसके प्रभारी थे। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको समझ लेना है। ठीक है, मुझे कहाँ से याद रहता है? देखो मैं काफ़ी घोटता हूँ, ठीक है ना, इसलिए मुझे याद रहता है। तुम भी घोटोगे, तुम्हें भी याद रहेगा। हाँ नहीं, बस यहाँ इतना ही, ऑनलाइन जा रहा है क्लास। अब बताते हैं, सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध के बारे में कहाँ से पता चलता है? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, ठीक है, और इधर मेसोपोटामिया, ठीक है, इनके बीच व्यापारिक संबंध था। ये कैसे पता चलता है कि इनके बीच में व्यापारिक संबंध था? व्यापारिक संबंध था, कैसे पता चलता है? ठीक है, तो ये पता चलता है बैल की आकृति से, ठीक है ना। ये पता चलता है बैल की आकृति वाले मोहरों से। वो लोग क्या है, जैसे मोहर होता है ना, मोहर कहीं पे मारते हैं व्यापार के लिए, तो मोहर इस्तेमाल होते थे। तो बैल की आकृति वाली मोहर जो है वो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिली और मेसोपोटामिया में भी मिली। इससे ये पता चलता है कि दोनों सभ्यताओं के बीच में क्या था? कनेक्शन था। अब इसके अलावा हमने कल बातचीत में बताया भी था कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई बड़ा मंदिर या कोई धर्म स्थल वगैरह नहीं मिला है, ठीक है। तो नहीं पुजारी का कोई सिस्टम था, ना ही कोई देवी देवता के आडंबरपूर्ण कोई पूजा से कोई मामला जुड़ा था। तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वो विश्वास किस पे करते थे, है ना, उनका फेथ किस में था? विश्वास किस में था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का? तो ये विश्वास था मातृशक्ति में। किस में था? मातृशक्ति में। भाई कैसे पता चला है, कैसे मालूम पड़ा कि मातृशक्ति में इनका भरोसा था? कैसे मालूम पड़ा? एक मूर्ति मिली जिसके पेट में से एक कुछ जन्म ले रहा है, कुछ फसल वगैरह ले रहा है, जन्म, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा, बस इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद जस्ट बताता हूँ। लिख लिया क्या सारा? ही लिखना ज़रूरी है।
चलो अब कुछ खास क्वेश्चंस के ऊपर में हम लोग देखेंगे, जैसे कि कहाँ पर कौन सी नदी के कारण किनारे कौन से शहर थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा ये किस नदी के किनारे था भाई, बताना है सोच समझ के। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे था। इसके बाद और कौन से शहर का नाम दिमाग में आ रहा है, लोथल को देख लेते हैं, ठीक है। और कौन सा था, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि काले रंग की चिड़ियों के टुकड़े मिले वहाँ पर, इसलिए इसका नाम हो गया कालीबंगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा ये किस नदी के किनारे थे। हड़प्पा किस नदी के किनारे था, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पड़ गया, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के बीच में कौन सी नदी बहती है, रावी। रावी नदी के किनारे था हड़प्पा। अब मोहनजोदड़ो को देखते हैं, मोहनजोदड़ो भी कहाँ पड़ गया, ये भी पड़ गया पाकिस्तान में। तो वो लगा सकते हैं अंदाजे से भी कि वहाँ पर तो लाइफ लाइन ही सिंधु है, तो सिंधु नदी के किनारे है। अब लोथल कहाँ पड़ गया है ना, लोथल पड़ गया हमारे भारत में, गुजरात साइड में। तो ये कहाँ, भगवा नदी है, वहाँ भगवा नदी के किनारे पड़ा है ना। इसके अलावा कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान साइड में है, तो वहाँ पे कौन सी नदी बहती है, घग्गर। घग्गर, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगा के भी अगर आप देखा जाए ऑप्शन को, तो भी जो है सॉल्यूशन हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा। अब हम लोग कई और चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जैसे सैंधव सभ्यता की जो ईंटों का अलंकरण जो है वो कहाँ मिलता है, तो मिलता है कालीबंगा में, ठीक है। कालीबंगा में क्या मिलता है, कालीबंगा में ईंटों पर अलंकरण मिलता है, ठीक है ना। ईंटों पर अलंकरण, कलाकृति वगैरह बना देते हैं ना, उस तरह की चीज़ें मिली है, ठीक है। काले रंग की चूड़ी के टुकड़े तो मिले ही हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, ठीक है ना। ये मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, सिंध में, ठीक है। सिंध का एरिया पता है, सिंध बलूचिस्तान वगैरह आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी रह रहा है, तो इसलिए ये चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है। एक है कि आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिला है, पता है कहाँ मिला है, आद्य शिव के समतुल्य जो चित्रांकन मिला है तो वो कहाँ मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में, ठीक है। सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा है उसमें आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिला है, ठीक है। आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिला है, ठीक है। कहाँ मिला है ये मिला है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में, ठीक है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में। अब मुद्रा किस चीज़ की बनी होती थी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अभी, है ना। कल की क्लास अगर देखी होगी तो बहुत सारा चीज़ मालूम होगा, तो मुझे बताना मुद्रा किस चीज़ की बनी हुई होती थी। और इसके अलावा हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखें तो मुद्रा के बारे में पता चल गया। और इसके अलावा जैसे मुद्रा, मुहरों पर, मुहर मुद्रा एक ही बात है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है। उसके बारे में बस ये समझ लो मुहर को ही मुद्रा कहते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ मत सोचो। तो सबसे ज़्यादा जो है मोहरों पर सर्वाधिक उत्कीर्ण क्या हुआ है, ठीक है ना। मोहरों पर सर्वाधिक उत्कीर्ण क्या हुआ है, सर्वाधिक उत्कीर्ण क्या हुआ, उकेरा क्या गया है। मोहरों पर सर्वाधिक जो है उकेरा क्या गया है, तो बैल की आकृति है वो, ठीक है। किसकी आकृति है, बैल की आकृति है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है, हो सकता है बैल को जो है ना शक्ति का प्रतीक मानते हो, जैसे आज शेर वेर को प्रतीक मानते हैं ना ताकत का, तो हो सकता है उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो बैल को ताकत का प्रतीक मानते हो, क्योंकि उस समय शेर जो है पता नहीं था लोगों को, ठीक है ना।
शेर के बारे में लोगों को जानकारी नहीं था, शेर के बारे में जानकारी नहीं था। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि इनमें से कौन सा जानवर के बारे में उस समय के लोग नहीं जानते थे, वो शेर था। शेर के बारे में जानकारी नहीं थी, तो शेर के बारे में नहीं थी, तो यही एक जानवर है। बाकी हाथी को जानते थे, बाघ को भी जानते थे, ठीक है। तो मोहरों पर सर्वाधिक उत्कीर्ण कौन सा है, तो बैल है, ठीक है ना। सर्वाधिक उत्कीर्ण कौन सा है, बैल है, रट गया। अब है कि चांदी का इस्तेमाल करते थे या नहीं करते थे, है ना, तो करते थे। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से, ठीक है ना। चांदी जो है, चांदी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पुराने हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा संस्कृति से चांदी के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति से। चांदी कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति से। क्योंकि कई बार पूछ लिया जाएगा, घुमा फिरा के खूब पूछा जाता है कि अभी प्राचीन में जो चांदी का इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा, सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल किया जाता था, गुप्त काल में, मौर्य काल में, ऐसे करके ले जाएंगे और ऐसे ले जाएंगे हड़प्पा काल में, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या है कैसे है। चांदी के पहले चांदी के शीशे बना करते थे, चांदी का दर्पण, पहले जब शीशा नहीं था तो किस चीज़ का दर्पण बना करता था, तो चांदी का, है ना। 99% तक रिफ्लेक्शन रेट होता है चांदी का, तो चांदी से लोग मुंह अपना देखा करते थे, ठीक है। तो वो भी था, ये भी बहुत बेसिक चीज़ है। तो भारत में जब शीशा नहीं आया था, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो भी हमारे यहाँ के लोग जो है दर्पण देखा करते थे। दर्पण किस चीज़ के बने होते थे, चांदी के। तो समझिए हड़प्पा संस्कृति से चांदी अभी तक चली आ रही है, पता नहीं उससे भी पहले कितने दिन से वो चला रहा हो। तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ पर है, और सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ पर है। कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो मैं एक डायग्राम बना के कोशिश करता हूँ कि बता दूँ, ठीक है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायग्राम बनाता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ भाई, जिसने लिखा वेल, जिसने नहीं लिखा वीडियो देख के लिख लेना, है ना। वीडियो को देखना, पॉज करना, पॉज करके लिख देना। क्लासरूम में आने का मतलब थोड़ी है कि सोते रहो, आपस में एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश करो, है ना। 2 ही स्टूडेंट हैं अभी मेरे ऑफलाइन क्लास में, है ना। दोनों को मैंने काफ़ी दूर दूर बैठाया हुआ है, पढ़ते नहीं है बस ये लोग, है ना, वही दिक्कत है। ऑनलाइन वाले सारे पास हो जाएंगे, ऑफलाइन वालों का तो पता नहीं क्या होगा इनका, ठीक है। देखिए अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और सिंपल है, डायग्राम बना के कोई चीज़ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से। अब लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रचार प्रसार को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या ले लेते हैं, इसको हम लोग लेते हैं नॉर्थ, इसको क्या ले लेते हैं साउथ, इसको क्या ले लेते हैं ईस्ट, ठीक है, और इसको क्या ले लेते हैं वेस्ट। भाई कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं भाई, किधर भी ईस्ट हो किधर भी वेस्ट हो, भाई इससे परेशान ना मत होना। तो उत्तरी सीमा की बात करते हैं सबसे पहले ना, उत्तरी सीमा की बात करते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ पर है, तो ये है मांडा। मांडा कहाँ पर है, जम्मू, ठीक है। भाई परेशान मत होना, उत्तरी सीमा कहाँ पर है, मांडा। मांडा कहाँ है, जम्मू, ठीक है। भाई जम्मू हमारे भी तो उत्तर में ही पड़ रहा है ना, मांडा उत्तर में ही पड़ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ थी, दक्षिणी सीमा कहाँ थी, यानी साउथ, ये सीमा कहाँ पर थी इसकी, तो ये थी दैमाबाद, ठीक है। कहाँ थी, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पर है, दैमाबाद कहाँ पर है ये भी पूछ लेगा, तो महाराष्ट्र, हाँ ठीक है। दैमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अब हम लोग दक्षिणी सीमा को देख लिया, अब पूर्वी सीमा की बात करते हैं कि भाई ये तो हो गया, पूर्वी सीमा कहाँ पर थी, ठीक है। पूर्वी सीमा थी आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत भी इसको बोला जाता रहा है बहुत समय तक, ठीक है। तो आलमगीर कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ पर है, ये पश्चिमी सीमा जो है ये कहाँ पर है, तो आप जानते हैं पश्चिमी क्या, हमारा पाकिस्तान साइड का पड़ गया, बलूचिस्तान वगैरह उधर ही पड़ गया,
ठीक है। तो सुत का गेंडोर, सुत का गेंडर, ठीक है, जो भी हो अंग्रेजी में देखना उल्टा पुल्टा कुछ भी लिखा हो, सुत का गेंडर ये कहाँ पर है, तो ये है बलूचिस्तान में, ठीक है, बलूचिस्तान। एक दिन के लिए जो है ना, इसको इसी तरह का बोर्ड लगा के इस सब सारी चीज़ों को लिख लो, लिख करके अपने पास घोट लो इस चीज़ को, ठीक है। अब इसमें है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मांडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, चेनाब नदी के किनारे है, ठीक है। जहाँ बिना नदी के सभ्यता रहेगी नहीं ना। मांडा किस नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि एक और था, रोपड़ की बात करते हैं, रोपड़, ठीक है ना, रोने मत लग जाना भाई, रोपड़ है ना, वो पंजाब का एक जगह है। तो रोपड़ जो है पंजाब, ये किस नदी के किनारे रहा है, रोपड़ पंजाब, तो ये रहा है किस नदी के किनारे रहा है, सतलज, ठीक है ना, सतलज, ठीक है, सतलज नदी के किनारे रहा है। और इसके बाद एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है, ठीक है ना, उन्नत जल प्रबंधन का पता कहाँ से चलता है, उन्नत धौलावीरा से, ठीक है, धौलावीरा। ये सब घोट लो, ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये हमेशा आए हुए क्वेश्चंस है जो मैं बता रहा हूँ। ये पूरी क्लास नहीं है, मैं बता दूं, पूरी क्लास अगर लूँगा मैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे की क्लास होगी, और लगातार भी मैं क्लास ले सकता हूँ, 5 से 6 घंटे में पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता दूं। लेकिन खास क्वेश्चंस, पूरी बात तो पता रहेगी लेकिन खास क्वेश्चंस नहीं पता चलेंगे। तो इसको गेस समझ लो, ये गेस समझ लो, क्रैश कोर्स समझ लो, इतना भी पढ़ लोगे तो प्री निकल जाएगा, प्री निकल जाएगा। तो मेंस में जितने सवाल दूंगा, 20 सवाल दूंगा मैं, 20 सवाल और जवाब भी दूंगा, GS1 GS2 का दे दूंगा, GS1 GS2 का दे दूंगा, और साथ में मैं दे दूंगा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब्जेक्ट में करवा दूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा और सब्जेक्ट में नहीं करवा पाऊंगा, ना मेरे बस का नहीं है, इतना मैं करा दूंगा। और इसमें देखो 7 से 8 महीना मुझे लगेगा करवाने में कोर्स को। तो तुम भी साथ साथ अगर पढ़ते रहोगे तो सीख जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो राम मालिक है। मैं थोड़े कहा कि मेरे से पढ़ो, है ना, जहाँ मन वहाँ पढ़ो। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है, तो ये पड़ता है धौलावीरा से। और एक चीज़ और क्वेश्चन बनता है कि बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग से पुताई की जाती थी, ठीक है ना, बर्तनों पे सामान्यतः किस रंग से पुताई की जाती थी बर्तनों पर, तो ये लाल रंग से पुताई की जाती थी, ठीक है, लाल रंग की पुताई की जाती है। इसको अपने तरीके से लिख दो, है ना। अब ये देखना है कि बलूचिस्तान, यहाँ सुतका गेंडर में कौन सी नदी बहती थी, दैमाबाद महाराष्ट्र में कौन सी नदी बहती थी, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बहती थी, ठीक है। तो ये जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी मैं इसके बारे में बता दूंगा। अभी बस 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, ठीक है ना, पानी वानी पी लो, बस 2 मिनट के ब्रेक में मैं भी इसको मिटाता हूँ। चलो अब थोड़ी सी लव स्टोरी की बात कर लेते हैं कि भाई लव स्टोरी का मुस्कुराने की बात नहीं है, जैसे लोथल है, ठीक है ना, लोथल, ठीक है। यहाँ पे युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, युगल समाधान, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, कई बार लोग पूछते रहते हैं कि भाई इंग्लिश में क्या बोलेंगे इस चीज़ को। तो देखो इसमें मेरे लिए भी बड़ा समस्या हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे 90% हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है। तो डबल बोरियल देख लेना, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक कई बार होता है, लेकिन वो 1% ज़्यादा मैं नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो लोथल में है युगल समाधान का प्रमाण मिलता है, यानी कि 2 लोगों को एक साथ ही दफना दिया गया है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि वो लोग मतलब विश्वास रखते थे नए जीवन में। इसके अलावा जैसे कपास का उत्पादन बहुत होता था सिंधु घाटी क्षेत्र में, ठीक है ना, तो ग्रीक या यूनानी लोग जो है ना, ग्रीक या यूनानी, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, वो जो सूती था, कॉटन को लोग क्या बोलते थे, कपास को क्या बोलते थे, है ना,
जो कॉटन तो लोग बोलते नहीं थे, कॉटन या कपास को तो इस रूप में बोलते नहीं थे, क्या बोलते थे वो इसको बोलते थे वो सिंडन, ठीक है, क्या बोलते थे, सिंडन, ठीक है, सिंडन, ये बोलते थे कपास को। कौन बोलते थे, ग्रीक या यूनानी लोग। हड़प्पा काल में तांबे का रथ जो है वो मिला है, ठीक है, हड़प्पा काल में क्या मिला है, तांबे का रथ, ठीक है, ये कहाँ मिला है, दैमाबाद में। दैमाबाद कौन सा क्षेत्र है, कहाँ पर है ये दैमाबाद, हड़प्पा काल में तांबे का रथ मिला है दैमाबाद से। दैमाबाद कहाँ पर है भाई, मैंने अभी मिटाया, यहाँ पर भी दिख जाएगा चाहे तो, ठीक है, लेकिन अपनी नोटबुक खोलना, दैमाबाद को खोलना, दैमाबाद में लगा घेरा करके लिख देना रथ, वो जो खींचा है ना हमने इस तरह का जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, तो लिखते जाना कई सारी चीज़ों को, पलट के उसको रिवीजन में बहुत आसानी हो जाएगा। हड़प्पावासी आयात करते थे, क्या चीज़ आयात करते थे, ठीक है ना, हड़प्पावासी क्या चीज़ आयात करते थे, बहुत सारा चीज़ आयात करते थे, लेकिन सबसे जो कॉमन चीज़ वो आयात करते थे वो था चांदी, टिन और सोना, ठीक है, चांदी भी आयात करते थे ज़्यादातर, है ना, टिन भी आयात करते थे और सोना भी, और भी चीज़ लेपिस लेजुली वगैरह दुनिया भर की चीज़ें आयात करते थे। तो ये बेसिक चीज़ मैंने बता दी है, एक लिस्ट बना लेना, आगे मैं उसको और मतलब उसको वो करता जाऊँगा, ठीक है ना। जैसे कि और भी एक चीज़ हम लोग बात करें तो लाजवर्द बोलेंगे उसको, है ना, लाजवर्द, इसका भी वो आयात करते थे, लाजवर्द, ठीक है ना। लाजवर्द को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लैपिस लाजुली, लैपिस लाजुली, ठीक है ना, लाजवर्द यानी लैपिस लाजुली। कहाँ से इसका आयात करते थे, वो किस काम में आता था ये, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। तो भवन निर्माण में ये काम आता था, ठीक है ना, कहाँ से काम आता था, तो भवन निर्माण में, ये क्या काम आता था, भवन निर्माण में। और इसको आयात ये लोग कहाँ से करते थे, इसको आयात कहाँ से करते थे, तो ये करते थे हिंदुकुश क्षेत्र के बदखसा से, हिंदुकुश है ना, हिंदुकुश क्षेत्र के बदखसा से, बदखसा, ठीक है। अब क्या पढ़ा जाता है अपना देख लेना, ठीक है ना। तो बदखसा से इसका जो है वो लोग क्या करते थे, उसको आयात करते थे। तो क्या और क्या क्या चीज़ कहाँ से आयात करते थे, ये भी मैं कभी बूस्टर डोज लूँगा तो उसमें और भी बताऊँगा, लेकिन ये बेसिक्स है, ये सब चीज़ बिल्कुल पता ही होना चाहिए, है ना। ये सब हमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशंस में हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है ना। हिंदू सभ्यता के बंदरगाह जो थे, बंदरगाह नगर कौन कौन थे, एक लोथल को जानते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जैसे बंदरगाह नगर कौन कौन थे, बंदरगाह नगर, देखो जितना मैं बता रहा हूँ उसमें थोड़ा स्पेस रखना, ताकि और भी कुछ जोड़ना घटाना पड़े तो आराम से जोड़ घटा लो, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन कौन से थे, ठीक है ना। तो मुझे ऑप्शंस याद थे, मैंने उसको ऐसे ही घोट रखा है। तो एक तो था लोथल था, ठीक ना, सुतका गेंडर था, सुतका गेंडर, भाई जहाँ जहाँ नदी रहेगी सब में बंदरगाह रहेगा, ठीक है। नाव तो चलेंगे ना, क्योंकि व्यापार तो वहाँ का बेस था, ठीक है ना। इसके बाद अल्लाह दीनो, ठीक है ना। अब उस समय इस्लाम नहीं आया था, है ना, तो यहाँ उस अल्लाह से यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अल्लाह दीनो जो है वो जगह है, क्योंकि उस समय तक इस्लाम आया ही नहीं था। और इसके बाद बालाकोट, है ना, और कौन सा, कुंतासी, ठीक है। तो ये सारे जो थे वो वहाँ पर क्या थे, बंदरगाह नगर थे। और भी कुछ जुटेगा तो देख लेना। देखिए इसके अलावा जो है आद्य शिव का मिटा देता हूँ मैं इसको, है ना भाई, देख लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, लिख लेना इसको फटाफट, इतना समय नहीं होता ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। मैं अपलोड करूँगा तो भाई मेरे डेटा का भी खर्च होगा, तुम लगातार देखोगे तुम्हारे डेटा का खर्च होगा, है ना। आजकल डेटा इम्पोर्टेंट है बेटे से,
पहले लोग बेटा के लिए परेशान रहते थे, अब डेटा के लिए लोग परेशान रहते हैं। ठीक है, तो डेटा के लिए सेपरेट क्लास होगी, वो अलग से होगी, अभी तो यहीं से निकालते हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव है ना, पशुपति शिव, पशुपति शिव, ठीक है, पशुपति शिव या आद्य शिव, आद्य शिव, ठीक है। इनके साथ साथ और कौन कौन से जानवर जो है इनको घेरे हुए हैं, मतलब वहाँ की जो तस्वीर मिली है, कौन कौन से मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। आद्य शिव से संबंधित जो मुहर में है उसमें किन किन का हुआ है, तो देखो बाघ का हुआ है, व्याघ्र लिख देता हूँ मैं इसको, है ना, व्याघ्र है, दिखते हैं। ठीक है, और कौन कौन सा दिखता है जानवर, व्याघ्र के साथ हाथी, ठीक है, हाथी के बाद कौन सा, गैंडा, गैंडा, और कौन सा दिखता है, भैंसा और हिरन, ठीक है, भैंसा और क्या दिखता है, हिरण, ठीक है। तो आद्य शिव जो है या पशुपति शिव है उसमें व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण के बारे में जानकारी मिलती है। एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन इस तरह का था कि प्राचीन ग्रीक देवी देवताओं में और भारतीय देवी देवताओं में क्या फ़र्क है या क्या समानता है, तो उसके बारे में एक क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह से अग्नि देवता हैं और हमारे में अलग अलग वायु देवता हैं, इस तरह के देवता वहाँ भी होते थे, लेकिन एक डिफरेंस भी ये है कि अभी भी हम लोग हज़ारों साल से देवता को उसी फॉर्म में आज भी हम लोग धार्मिक तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन ग्रीक लोगों ने अपने देवताओं को उठा के उनको फेंक दिया, यानी अब वहाँ पे देवताओं की इज्जत नहीं रही, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, देवताओं की इज्जत ही नहीं करते अब वो। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, मैंने ऐसे ही बता दिया। तो नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। ये मतलब ये न्यूज़ में भी आया हुआ है, ये इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि पाकिस्तान ने इसको वापस मांगा, ठीक है ना, कि भाई हमारे यहाँ से निकली है, हमको वापस दे दो, क्या कि मोहनजोदड़ो का हिस्सा कहाँ पर है, पाकिस्तान में। नृत्य करती स्त्री की कांस्य मूर्ति, स्त्री की कांस्य मूर्ति, ठीक है ना, ये कहाँ पर मिली है, तो ये मिली है, कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। नृत्य करते हुए कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। अब एक चीज़ और है, एक ईंट पर बिल्ली जो है उसके पंजों के निशान मिले हैं, मतलब क्या बोलते हैं, एक ईंट पर जो है बिल्ली का पीछा करते हुए, है ना, ठीक है, ये बिल्ली है, इसके पीछे, इसका पीछा कुत्ता कर रहा है, ठीक है, इसका पीछा कुत्ता कर रहा है, इसके पंजे के निशान मिले हैं, पंजे के निशान, इतने पुराने निशान हैं कि आज ये हम लोग इसको पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये भाई 2,500-3 हज़ार साल पुराना कुछ हो तो उसको तो जानना ही चाहिए, ठीक है। ये कहाँ मिला है, तो ये पंजे का निशान मिला है, कुत्ते का पंजे का निशान है ना, कुत्ते के पंजे का निशान है, कहाँ मिला है ये, चन्हुद्रो से, चन्हुद्रो से, ठीक है। अब इससे क्या मालूम पड़ता है, इससे ये मालूम पड़ता है कि हजारों साल से कुत्ते जो है ना वो बिल्ली के पीछे दौड़ रहे हैं, पकड़ एक को भी नहीं पाए ये, ठीक है ना। अगर पकड़ लेते तो पंजे के निशान थोड़ी होते वहाँ, ठीक है। तो एक भी बिल्ली को पकड़ नहीं पाया कुत्ता, शायद एक आध को पकड़ लेता हो, उसको हम लोग नलीफाई करेंगे, उसको नहीं मानेंगे, लेकिन हमेशा हर काल में कुत्ता जो है वो बिल्ली के पीछे में क्या है, भागता हुआ मिला है, ठीक है। चलो मिटा देता हूँ मैं इसको। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन को लेते हैं जो मैचिंग में पूछा गया था, ठीक है ना। मैचिंग में पूछा गया था कि मांडा कहाँ पर है, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा था दायमाबाद कहाँ पर है, दायमाबाद कहाँ पर है। उम्मीद है कि इसका जवाब फटाफट दे दोगे, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसको बताया है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा कहाँ पर है। साथ में हमने ये भी देखा है कि राखी गढ़ी कहाँ पर है, ठीक है ना, क्या राखी गढ़ी,
राखी गढ़ी, ठीक है। तो राखी गढ़ी कहाँ पर है, ठीक है, ये 4 चीज़ है। तो हम लोग जानते हैं मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, उत्तरी क्षेत्र, याद आया, जम्मू कश्मीर, ठीक है, उत्तरी में यही पड़ता था ना। दायमाबाद कौन से सेक्टर में पड़ता था, महाराष्ट्र, कहाँ पड़ता था ये, सफा तो नहीं हो गया, कहाँ पड़ रहा था महाराष्ट्र, देख लो अपना पीछे उलट के देख लो। कालीबंगा कहाँ है ये, राजस्थान में, जूते हुए खेत मिले, टूटे हुए चूड़ी के टुकड़े मिले, ठीक है, बहुत सारा चीज़ मिला। राखी गढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा, है ना। राखी गढ़ी क्या है, हरियाणा। भाई अपने अपने तरीके से इसको घोट लेना, 2-4 बार देखोगे ऐसे ही घोट लोगे। देखो किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना तो दिमाग में 2-3 रिवीजन के बाद ही वो हो जाता है। लेकिन मैं बोलता हूँ I+3, I+1+1+1 टेक्निक का इस्तेमाल करने का। यानी कोई अभी पढ़ा ना, इसको तुरंत इमीडिएट उसको एक बार रिवाइज कर लो, फिर एक बार और रिवाइज कर लेना, फिर एक बार और, फिर एक बार और, ठीक है ना। एक बार कर लेना 1 वीक पे, एक बार कर लेना 1 महीने पे, एक बार एग्जाम से ठीक पहले, ठीक है ना, अपना हो जाएगा वो। चनहोद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था, चनहोद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था, ठीक है ना, निर्देशन किया था। भाई किसने किया था, इसने निर्देशन, है ना, ये किया था J.H. मैके ने, ठीक है ना। किसने किया था, J.H. मैके ने, ठीक है ना। किसने किया था, J.H. मैके ने, ठीक है। अभी जितने भी सवाल आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर, इससे बाहर सवाल जाने के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर कोई सवाल बाहर गया भी तो उसका भी थोड़ा सा जो है एक टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको कर सकोगे, ठीक है ना। फिर भी मैं इसका जो सेट बनाऊंगा तो सेट में सारे सवाल को मैं तरीके से सजा के दूंगा। अभी तो मैंने बेसिक्स क्लासेस ली हैं, जो इतना पढ़ लेगा, जो इतना समझ लेगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी। बीपीएससी के अंदर में, या बिहार दरोगा हो या बिहार एसएससी हो, आज क्वेश्चन हो या 5 साल का बाद हो या 10 साल के बाद कोई एग्ज़ाम हो, यहाँ जो भी फैक्ट एंड फिगर्स है ऐसे ही रहेंगे जब तक कि कोई नई खोज नहीं हो जाती। जैसे एक बार पूछा था बीपीएससी ने कि हड़प्पा संस्कृति का विनाश किस कारण से हुआ, ठीक है ना, कितने साल तक बारिश नहीं होने के कारण। अब एक आईआईटी है, आईआईटी मेरे दोस्त ने वहीं से पढ़ाई की है, मणिशंकर ने, वो आईआईटी है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर के साइंटिस्ट ने ये पता किया था कि लगातार कितने साल बारिश नहीं, 900 साल तक बारिश नहीं होने से ये ख़त्म हो, 600 साल या 900 साल कुछ है, आंकड़ा देख लेना। वैसे मैं नीचे में पिन करके मैसेज डाल दूंगा। तो वो क्वेश्चन एक बार जो है पूछ लिया गया था, बीपीएससी ने इसको पूछा था, ठीक है ना। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आए तो जो रिसेंट में आता है उसको भी देखते रहना, वो करंट का ही समझ लो कि हो गया था क्वेश्चन। बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तभी के लिए इतना ही, चलो ठीक है, बाय बाय, नोट कर लेना हर चीज़ को।